नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं मृतभाषी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं नेकी की बात मृतभाषी के साथ। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, है वही मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे। और इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई एक ऐसी युवा शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने जनता के लिए और समाज के लिए और इंसानियत के लिए तमाम कार्य किए हैं। हम खुद ही आज सुनेंगे उनके मुंह से उनके कामों की कहानी। नेकी की बात मृतभाषी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एलन सर, जिसे पूरा इंदौर एलन सर के नाम से जानता है, लक्ष्मी नारायण सर। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहली बात तो एलन सर जो हैं, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एलन सर जो हैं, जैसा कि नाम के आगे सर लगा हुआ है, एलन सर जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य उन्होंने किया हुआ है और अभी भी फ़िलहाल कर रहे हैं आप। और समाज सेवा से वो बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि समाज सेवा की जो भावना है, जनहित की भावना है, जनता के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, ये भावना आपके भीतर कहाँ से आई? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? शुरुआत कहाँ से हुई? ये सर, इसकी जो शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार हुई है कि हमारा खुद का जो बचपन है वो एकदम गरीबी की अवस्था में बीता है, जहाँ पे एक एक रुपए से मतलब कि परेशान होना पड़ता था जी। तो ये चीज़ें खुद हमने स्वयं फील की है कि एक मिडिल क्लास और उससे भी जो लोअर मिडिल क्लास है, उन बच्चों को, उन फैमिलीज़ को क्या क्या समस्या आ सकती है। तो फिर उस पर हमने काम करना चालू किया, क्योंकि वो खुद का अनुभव रहा है, खुद उस दौर से गुजरे हैं हम जी। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि ये जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है या ऐसी फैमिलियों को, बच्चों को पढ़ाने में या किस प्रकार की सामाजिक समस्या आ सकती है, तो वहीं से एक बैकग्राउंड बना। जब पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद फिर हमने एक एनजीओ को इस्टेब्लिश करा और उसके माध्यम से आज हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि बताया आपने कि एनजीओ के माध्यम से भी समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं। तो अभी जो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कोरोना वॉरियर्स आज हमारे बीच ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी मौजूद है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ा। बिल्कुल काफ़ी पीड़ा आई, काफ़ी परेशानियां आई। ऐसे समय में आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया। मैं खुद ही जानना चाहता हूं कि किस तरह की परेशानियां आपको भी जनता की सेवा करने में आई और क्या क्या आपने सेवाएं की जनता की? जी बिल्कुल कुमार सर, ऐसा है कि इसका प्रारंभिक रूप से मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे मैं रहता हूँ सत्यम विहार जी, वहीं पे आसपास कॉलोनी में जो है कि 100 के आसपास जो है झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, जो डेली बेसिस पे अपना कमाते हैं और खाते हैं। उनका मतलब कि रोज़ मजदूर चौक पे जाएंगे, वहाँ से अपना जो भी अमाउंट आएगा उसका, उससे अपना मतलब डेली का उनका खाना पानी चलता है। जो पहला हमारा लॉकडाउन हुआ था 21 दिन का, पहले तो 1 दिन का हुआ था, फिर 21 दिन का हुआ। तो जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था उस समय कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आया था। लॉकडाउन सेकंड थर्ड में तो फिर भी लोगों की मानसिकता थोड़ी समझ में आ गई थी कि हमको किस तरह से काम करना है, बट जो एकदम फर्स्ट वाला था वो सभी के लिए, शायद दुनिया के लिए एक नया अनुभव था। बिल्कुल। तो उस समय मजदूर वर्ग जो रोज का कमाता खाता है, तो घर के सामने चीज़ समस्या आई। बच्चे कभी खाना मांगने आ जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी उनकी हेल्प करते थे। तो वहीं से एक मन में लगा, रोज सुबह उनको देखते थे कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर क्योंकि पूरा इंदौर घुमा हुआ है, तो इंदौर में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, हम महालक्ष्मी नगर बाद में गए। महालक्ष्मी नगर के बाद में एक नया बसेरा करके है अपना रसोमा के उधर, तो वहाँ हम गए। वहाँ ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज है। जिसके बाद में अगर एयरपोर्ट साइड देखें तो झुग्गी झोपड़ी वालों को शासन ने जो कुछ मकान दिए हैं, तो वो भी डेली बेसिस पे मजदूरी करने वाले ही लोग थे जी। तो वहाँ पे फिर हम गए, तो वहाँ भी ये स्थिति देखने को मिली। तो इंदौर में ऐसी जगह हमने खुद जो देखी हुई थी, अनुभव में थी या किसी सुनी थी, वहाँ पे हम गए और हमने उन लोगों को राशन किया। हमने 500 फैमिली को जो है लॉकडाउन के अंदर खाने का और राशन का काम कराया है, पहुँचाया है। बहुत सराहनीय कार्य है। नहीं तो जैसा कि कोरोना का एक बहुत ही भयंकर एक माहौल एक तैयार हो गया था, लोगों के दिमाग में था भाई बाहर कोरोना है, घर के भीतर है। तो ऐसे में जब जनता के बीच आप जाके काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं भय लगा कि कोरोना आपको पकड़ लेगा या फिर क्या करना चाहिए इस तरह के? जी बिल्कुल कुमार जी, लगा। इसमें भय तो ऐसा था कि सब भगवान का आशीर्वाद था, वहीं से प्रेरणा थी जी। जो भी सरकार की गाइडलाइन थी, ग्लव्स वगैरह लगाना, मास्क पहनना, वो हम स्वयं भी पहन के जाते थे। जिसके बाद में लोगों को भी समझाते थे कि आप भी आओ तो सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े रहो। कोई राशन बांट रहे हैं या देना है, मैक्सिमम तो हमने खुद ही घर घर जाके बांटे, क्योंकि अगर कहीं बांट रहे हैं तो प्रॉब्लम यह है कि लोग इकट्ठा होंगे, फिर उनको मैनेज करना। तो इसके कारण मतलब जो समस्या आई वो यही थी कि हम खुद ही घर घर गए तो समस्या कम आई। जहाँ भी एक जैसे झोपड़ी पट्टी पूरा एरिया है, जो भी ऐसी बैकवर्ड कॉलोनीज है,
तो वहाँ एक बार अनाउंस करवा दिया, फैमिलीज के नाम ले लिए और उसके बाद 1 to 1 फिर नाम वाइज घर पे जाके हमने खुद ने अपने हाथ से काम करा है। तो इसमें वो वाली समस्या नहीं रही भीड़ वाली की इकट्ठी होगी और होगी। तो इस काम में जैसा कि पूरा लॉकडाउन था, जी जी, बंद की स्थिति थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, तो कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा कि प्रशासन आप पे कोई कार्रवाई करे या आपको सहयोग न दे, ऐसी कोई स्थिति बनी? ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ तक कि अगर प्रशासन की बात करें तो हर तरह सपोर्ट था, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक दौर था, प्रारंभिक जो रूपरेखा थी प्रशासन की, इन्होंने सभी एनजीओ को इनवाइट किया था, जिसमें 200 से 250 जो है ये वेलफेयर सोसाइटीज और एनजीओ रजिस्टर्ड हुए थे। उनके सभी का शासन ने गाड़ी का नंबर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिससे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, तो एक परमिट जो है अलाउ कर दिया था अपने लोकेश जाटव जी, उस समय जिला अध्यक्ष कलेक्टर थे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वो आगे आप ऑन ड्यूटी लगा के या उसको कॉपी को हाथ में रख के जाएं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। और जहाँ तक अगर शासन प्रशासन की और बात करें तो जो हमारी पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जहाँ हम 1-2 जगह उनको बताया कि हम राशन बांटने जा रहे हैं, जाने से पहले जिस भी एरिया में हम जाते थे थाने पे इन्फॉर्म करते थे, वो एक गाइडलाइन में था। अच्छा। तो पहले थाने पे इन्फॉर्म करना होता था उस क्षेत्र के, तो 1-2 जो कांस्टेबल है वो साथ में भेज भी देते थे कि थोड़ा आप ध्यान रखना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, इन सारी चीज़ों का। तो एक तरह से जो शासन का रवैया है वो सकारात्मक रहा और सहयोगात्मक रहा। चूँकि आप एनजीओ चला रहे हैं, अभी मतलब कुछ ही साल पहले सरकार ने एनजीओज़ पर कड़ी नकेल कसी थी, बहुत सारे एनजीओ को निरस्त किए गए थे, तमाम चीज़ें। और अब जो ये ऐसी एक विकट एक महामारी के दौर जो चला पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, उसमें ज़्यादा करके ऐसा देखने को मिला है कि एनजीओज़ ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ की प्रशासन तक भी जहाँ नहीं पहुँच पाया है, वहाँ एनजीओ पहुँचे लोग। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या सरकार को इस तरह की नीतियाँ और बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ बने, वो खुल करके सामने आए, और एनजीओ पे जिस तरह से कुछ बहुत सारे एनजीओज़ को बंद कर दिया गया, तो आप सरकार से क्या मतलब अपील करना चाहेंगे, क्या कैसी नीतियाँ होनी चाहिए? नहीं, नीतियों की अगर सर बात करें एनजीओ को लेके, तो अभी तक तो सरकार का जो रवैया है वो सकारात्मक ही है। जो उन एनजीओज़ को बंद किया है जिनका ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम आया है या जिनमें ऐसी समस्या आई, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या, जैसे आप देखते हो कि एनजीओ में एक जो ब्लैक वाइट का काम भी चलता है, बिल्कुल, तो उन्हीं पे नकेल कसी है। बाकी जो युवा लोग हैं जो दिल से सेवा करना चाह रहे हैं, शासन उनका स्वागत करती है और ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम भी करती है। तो एनजीओ को लेकर नीतियां हैं वो ठीक है, बाकी अगर एनजीओ के माध्यम से कुछ दूसरी एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ नकेल कसने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तो एक बढ़िया काम है, शासन इसका काम कर रही है। इस कार्य के दौरान जैसा कि हर क्षेत्र में हर क्षेत्र का विधायक होता है, सांसद होता है, तो कई जो क्षेत्रीय प्रशासन है या क्षेत्रीय जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से कोई मदद आपको मिली इस दौरान या फिर किसी तरह का कोई आश्वासन मिला? जो अगर पहले लॉकडाउन की बात करें तो मध्य प्रदेश उस समय राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। हमारे बीजेपी के सारे विधायक साहब जो थे वो अपने जयपुर में शायद ठहरे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने एमपी के थे वो सारे अपने कृष्ण पार्क में थे। बिल्कुल। बट उनके प्रतिनिधि और उनके जो लोग थे उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ के सहयोग करा, और जब बाद में जैसे ही स्थिति सामान्य हुई तो सारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी जो एक सामाजिक सरोकार था, अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। विशेष रूप से बात करें तो मैं व्यक्तिगत रूप से रमेश मेंदोला जी से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। आप मान के चलिए कि अभी कल तक भी, जब से एक जो पहला लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद 1 2 3 4 हुआ, अनलॉक 1 2 3 हुआ, आज तक भी आप उनके पेपर पे या उनकी फेसबुक पोस्ट पे जाके देखिए तो दादा आज भी वो काम कर रहे हैं, राशन बांटने का काम कर रहे हैं। उनका नाम दयालु भी आगे लगा, दादा दयालु इसीलिए शायद लोग बोलते हैं, और जनता में काफी वो प्रसिद्ध भी हैं इन कामों को लेकर के। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा करें, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। हमें ऐसे सुनने में मिला है कि आप बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है उनके सपने साकार करते हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हाँ, इसका सर जो है एजुकेशन के फील्ड में काम करने का जो एक जो अंतरात्मा जो बोली या कहें कि जो प्रेरणा मिली उसको जी, उसके पीछे की कहानी ऐसे है कि जब मैं खुद एकेडमिक में फर्स्ट ईयर में था या 11th-12th में था, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज के दौरान, तो एक जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। कभी कभार ये होता है कि लोअर मिडिल क्लास है, जहाँ पे जो कमाने वाला जो व्यक्ति है वो मजदूर वर्ग से या ऐसा कोई काम कर रहा है जिसका पेमेंट ही कम है, किराए के घर में रह रहा है, तो बच्चों के लिए वो सारी सुविधा मुहैया नहीं करा पाते हैं जी। और उस आड़ में क्या है, कहीं ना कहीं प्रतिभा जो है वो दबी रह जाती है। तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए एक हमने सोचा कि इन बच्चों को कुछ हेल्प किया जाए, इनको आगे लाया जाए, ताकि ये बड़े होने पर समाज की मुख्य धारा में आए और देश के निर्माण में सहयोगी बने। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा एक प्रोग्राम चलता है। उन बच्चों को
जो भी नीड होती है एजुकेशन संबंधित, चाहे उनको कॉलेज फीस में प्रॉब्लम आ रही हो, वो किसी बड़े संस्थान से कोचिंग करना चाहते हो, या कोई भी व्यक्तिगत उनको सहायता, बुक, पेन, कॉपी, कुछ भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो उसके लिए हमारी संस्था उनको सहयोग प्रदान करती है। हमारी संस्था का नाम सावित्री सारा सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, जो 2017 से संचालित है, अभी भी काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों का इसने सहयोग किया है। और जो बच्चे हैं उसमें से आज IITs में हैं, वो आज सिविल सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं, वो आज मेडिकल में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है, अभी बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। वाह सर, तो मतलब शहर के काफ़ी नामी गिनामी लोग भी जानते हैं आपको। जी, काफ़ी बड़े बड़े संस्थानों के जो ओनर हैं वो भी जानते हैं आपको। जी। और काफ़ी बच्चे तो बोलते ही हैं, बड़े लोग भी आपको एलन सर कहते हैं, तो कोई कुछ महसूस होता है आपको? आपकी उम्र के बच्चे अब SDM कलेक्टर वगैरह बन चुके हैं। जी, वो उनका सम्मान है सर, जो बड़े लोग सर बोलते हैं। जी, टीचिंग फील्ड ही ऐसा है कि जहाँ एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ही बात करनी पड़ती है। वो आज में आपसे एज में छोटा है बड़ा, ज्ञान में अगर आपके है तो वो फिर वो आपसे सर ही बोलेंगे, तो उसके लिए सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं इस चीज़ को और लेकर के, और क्या क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए खास करके सर जो हमारा पूरा NGO है वो विद्यार्थियों को ही समर्पित है जी। पर इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बीमारी आती है तो फिर उसमें भी एक जो सामाजिक सरोकार है वो निभाना पड़ता है। तो मोस्टली जो हमारा काम है वो एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। इसमें सर एक पूरा हम कैंपेनिंग चलाएंगे अभी फ्यूचर में जी, जिसमें कोई स्टूडेंट है, सपोज एक गाँव पे है और उसको किसी भी तरह की हेल्प है चाहिए, तो वो सोशल मीडिया आजकल सभी यूज़ करते हैं। बिल्कुल, वो अपना वीडियो अपनी नीड के साथ बताए कि ये ज़रूरत है, मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ और मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये है जी। तो सोशल मीडिया की हेल्प से उसको हम सहायता करेंगे, उस तक पहुँचेंगे। फिर जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम एक जो है फाइनेंशियली हेल्प लेंगे और वो बच्चों तक अवेलेबल करवाएंगे। अभी हाल ही में सुनने आया कि आप जो हैं वो कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको मृदभाषी की ओर से। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि ये एसोसिएशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस तरह से ये कार्य कर रहा है। सर जैसे कि एसोसिएशन की बात करें तो संगठन हर छोटे छोटे एक मजदूरों का भी संगठन है जी। शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया लेवल पे या प्रदेश लेवल पे या शहर के लेवल पे अभी कोई ऐसा एसोसिएशन था नहीं, पहली चीज़ तो ये। बिल्कुल। अभी अगर महामारी कोविड के दौरान हम बात करें तो सर सबसे जो क्षेत्र जो अभी तक भी परेशान चल रहा है वो शिक्षा का क्षेत्र है। और अभी तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए या कॉलेजेस के लिए। तो स्कूल और कॉलेज का तो ठीक है कि अपना जो है बच्चों को वहाँ पढ़ना ही है, सर्टिफिकेट लेना है, बट कोचिंग एक औपचारिक शिक्षा के रूप में हम जानते हैं, एक औपचारिक शिक्षा के रूप में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। बिल्कुल। तो अभी इसमें समस्या ये है कि सरकार की कोई गाइडलाइन इसमें आई नहीं है। जो सारे कोचिंग संस्थान थे वो लगभग अभी बंद है और इसमें से बहुत सारे कोचिंग संस्थान तो सर ऐसे हैं कि उनके डायरेक्टर जो है अपना रूरल एरिया से आते हैं, यहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, वो अपना सेटअप लेके गांव चले गए। तो आप मान के चलिए कि इंदौर की जो है 40% कोचिंग क्लासेस जो रेंटेड थी वो बंद हो चुकी है, उनका सारा फर्नीचर पैक होकर गाँव पे जा चुका है। तो इन सब चीज़ों को शासन के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये अपने आदरणीय मेंदोला जी के जो है संरक्षण में हमने एक एसोसिएशन का निर्माण किया, मध्य प्रदेश कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन जी। तो ये जो एसोसिएशन है इसमें सभी जो टॉप कोचिंग से हैं अपने इंदौर की और पूरे मध्य प्रदेश की वो एसोसिएट है। और इसमें कोचिंग के वेलफेयर से जो भी काम होंगे, जैसे अभी एक जो रेंट वाली जो समस्या आएगी कि 5-6 महीने से अगर इंस्टीट्यूशन बंद है बिल्कुल तो रेंट कैसे बियर करेगा। और अभी खुलने के बाद भी बच्चा इंदौर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली जो है बच्चा बाहर से पढ़ने आता था पूरे MP में, रूरल एरिया से, आइट साइड की जो सिटी है वहाँ से, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी सर। उसके बाद रेंट का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो 4 गुना 5 गुना तक भी आ रहा है, वो एक समस्या है। लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम कोचिंग सेक्टर में आ रही है, उनके निवारण के लिए या उनकी बात शासन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी जी। तो उसमें खुद हमारे विधायक जी आगे आए और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन की स्थापना करी और उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज वो हम संचालित कर रहे हैं। लालवानी जी से पिछले हफ्ते ही उसमें एक मीटिंग हुई है। अच्छा। जिसमें हमने हमारी सारी बातें खुल के रखी। अच्छा। सर ये जो प्रॉब्लम है कोचिंग सेक्टर में आ रही है, तो उन्होंने केंद्र सरकार तक बातें पहुँचाने का कहा और जल्दी से जल्दी सेक्टर को आगे खोलने के लिए चर्चाएं हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे एलन सर, जो कि आपने जैसा आपने सुना
कि मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन जो है, कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन, कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन का निर्माण किया जा चुका है। इसके तहत अब आसान होगा कि कोचिंग संस्थान जो भी रन कर रहे हैं जो लोग, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांग है, वो सीधे तौर पर सरकार के सामने पहुंचे, जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। हालांकि पहले से किस प्रकार का एसोसिएशन नहीं था, तो काफ़ी समस्याएं उनके सामने आती थी। एसोसिएशन था एक पर्सनल लेवल पे था, उसमें अच्छा। सारी कोचिंग जुड़ी भी नहीं थी। जी, जी। और वो एक्टिव मोड में भी नहीं था, क्योंकि अभी 4 महीने के दौरान उसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। तो और ये वो इंदौर लेवल पे कुछ 50-100 कोचिंगों का था, तो एक मध्य प्रदेश लेवल पे एक इसकी आवश्यकता थी। बिल्कुल। और जल्दी इसका केंद्रीकरण भी करेंगे, इसको हम पूरे इंडिया लेवल पे भी प्रमोट करेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन है, ये भविष्य में ऑल इंडिया कोचिंग एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा। ऐसे हमारे आगे बहुत बेहतरीन, ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। जाते जाते एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जो कि मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे करना चाहूँगा, सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की है, जी, जिसको लेके काफ़ी मैं हो सकता है इसके लिए आपसे अलग चर्चा भी करूं, फिलहाल वक्त की पाबंदी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं उसको लेकर के तमाम भ्रांतियां जो हैं, शिक्षा नीति का प्रभाव क्या है, ये क्या है शिक्षा नीति अब जो लागू हुई है, वो जो भी अभी न्यूज़ पे डिबेट और सारी चीज़ चल रही है वो अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा नीति का ड्राफ्ट ही 650 पेज का है। उनकी एक एक चीज़ों को, बारीकियों को समझने में समय लगेगा, तो उसके लिए एक अलग से भी हम कार्यक्रम करेंगे आपके साथ। और जो शिक्षा नीति है, जो उसके प्रारंभिक चीज़ें जो सामने आई है, तो बच्चों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें जो हमारा 10+2 का पूरा सेगमेंट था, उसको रिफॉर्म करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जो पहले 5 साल है नर्सरी से क्लास 2 तक का, वो 5 ईयर का सेगमेंट है। इसमें फाउंडेशन जो एजुकेशन है, भाषा का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ सिखाई जाएगी। उसके बाद जो अपना +3 वाला है, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग चालू होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग नेक्स्ट 3 वाले में है। और उसके बाद जो लास्ट 4 वाला है, उसमें बच्चा अपने इच्छा से सब्जेक्ट चूज करेगा, तो उसको 9th क्लास से मतलब ये नॉलेज हो जाएगा कि वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है या उसको कहाँ जाना चाहिए। जनरली होता क्या है, बच्चा 12th तक तो साइंस से पढ़ता है, फिर आर्ट्स, कॉमर्स और ऐसी चीज़ें होती है। तो एक उसका आगे का विजन क्लियर होगा। इसके लिए शिक्षा नीति मतलब बहुत ही कारगर है। और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू है, जब इम्प्लीमेंट होगी जी, तब हमारे सामने आएंगे। और कंटिन्यूस इस पे अभी मतलब मंथन चल रहा है, डिबेट चल रहे हैं, तो 1 बाय 1 एक एक करके चीज़ सामने आएगी। अभी जितना भी काम हुआ है वो सब, और उनमें सीखने की जरूरत है और चीज़ों को एड ऑन करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो लॉकडाउन, अब तो अनलॉक 3 होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सरकार कहती है मास्क लगाओ, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन लोग नहीं रखते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे आप ऐसे समय में? मैं मृदुभाषी के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सरकार की जो भी गाइडलाइन है इसको फॉलो करें। मैं भी मास्क लेके आया हूँ, बाहर जाके पहनना है। और प्रॉपर जो अपना, कहीं भी आप बाहर से विजिट करके आ रहे हैं तो अपना आपको सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धो। जो भी सरकार की गाइडलाइन है आप फॉलो करें। चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपने स्वयं की रक्षा खुद को करना है, क्योंकि केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और कहीं हम उसका शिकार ना हो। हम तो चलो सर्वाइव कर पाएंगे, जो हमारे घर में बच्चे हैं या कहें कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन लोगों पर प्रभाव ज़्यादा है। तो हम स्वयं के लिए तो करें ही करें, साथ में जो उन लोगों का ध्यान अगर एक बार आप माइंड में ले आएंगे तो आप सारी चीज़ों को फॉलो आसानी से कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। दूसरों के लिए भी कहें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद एलन सर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए जनसेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे मृदभाषी न्यूज़ पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नेकी की बात मृदभाषी के साथ। और अगली कड़ी में, ये कड़ी यहीं समाप्त नहीं होती है, अगली कड़ी में हम और भी बहुत सारे कोरोना वेरिएंट्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपकी बात कराएंगे और आपसे रूबरू होंगे फिर अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ताज़ा खबरों को मृदभाषी न्यूज़ नेटवर्क पर।